हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर में हम जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी एवं हानिकारक हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास के स्थानों पर पौधे और अनेक प्रकार के जंतु हैं, सजीव हैं। ठीक है, तो परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो जो कुछ जीव ऐसे हैं जो हमें सिर्फ केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो क्या कहलाते हैं हमारे सूक्ष्म जीव, यानी बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। ठीक है, तो आपने वर्षा ऋतु में या फिर देखा होगा कभी भी आपने कि जो रोटी होती है, ब्रेड होती है, नमी के कारण क्या होती है, सड़ने लगती है। तो उसकी सतह जो होती है, उसकी सड़ने के बाद जो उसकी सतह होती है वो सफ़ेद अथवा काले रंग के धब्बे से दिखाई देती है। तो जो सफ़ेद और काले रंग के जो धब्बे हमें दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म जीव। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, यह कहाँ से आई? ठीक है, तो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव की बात हो गई है हमारी। तो हम 2.1 देखेंगे, सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप 2.1 पढ़ेंगे हम। क्रियाकलाप 2.1 में हमारा है, देखिए, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे? ठीक है, तो क्या किया है, पहले मैदान से आपने एक थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले ली है, उसमें बीकर में आपने मिट्टी डाल दी जिसमें जल था। कुछ समय के बाद जो जल का जो पानी, जो मिट्टी वाला पानी है, वो क्या होता है, जो मिट्टी होती है नीचे क्या होती है, सतह पर बैठ जाती है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो पानी है उसकी एक बूंद लेकर सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है उसके ऊपर क्या करना है, स्लाइड के ऊपर रखना है। उसके बाद आपको प्रेक्षण करना है। तो अब क्रियाकलाप 2.2 देखेंगे। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। तो हम ये इसको आप प्रेक्षण करेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से, तभी हमको आइडिया आएगा। अब आगे देखेंगे, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो आप ये जो आपने देखा क्रियाकलाप 2.1 और 2.2, तो हमको क्या दिखाई देगा, जो पानी था हमारा, उस पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो गति करते हैं, अर्थात कि हलन चलन करते हुए दिखाई देंगे। अब देखेंगे, इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे यानी सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उसकी ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि इन्हें सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली आंखों से देख नहीं सकते। अब आगे देखेंगे, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो हैं उन्हें क्या किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो वो 4 वर्ग कौन से हैं, तो देखें यहाँ पर, पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो इस तरह से क्या किया है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है।
अब देखेंगे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव। चित्र 2.1 से आपको 2.4 में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विषाणु यानी जो वायरस है। वायरस तो आपको अभी मालूम पड़ ही गया होगा, वायरस, ठीक है। तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही, वो भी क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, अर्थात कि अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात कि जनन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। मैं आपको आगे आपके ये भी जो भी सूक्ष्म जीव हैं इनके चित्र आगे दिए गए हैं हमें चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगी। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है, ठीक है। तो ये सब जो भी बीमारी है क्या है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, ये सब वायरस यानी विषाणु द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड और जो क्षय रोग होता है, टीबी का रोग, वो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा, जो अतिसार है, मलेरिया है, ये क्या होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और जो टाइफाइड और क्षय रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है, और जो है हमारा खसरा, पोलियो, ये क्या है, हमारा विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र 2.1 जीवाणु में देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्पाइरल जीवाणु, ठीक है। यहाँ पे चित्र आपको दिए गए हैं, आपको चित्र देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो जीवाणु में पहला जीवाणु यहाँ पे दिया गया है स्पाइरल जीवाणु। फिर यहाँ पे छड़नुमा जीवाणु, ये आपका क्या है, छड़नुमा जीवाणु है। फिर नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये रहे शैवाल आपके, ठीक है। तो शैवाल में आपका पहला है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, और सेकेंड आपका है यहाँ पर स्पाइरोगाइरा, ठीक है। चित्र 2.2 में शैवाल आपको दिख गया। आप चित्र 2.3 में आपको प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में आपका पहला तो ये रहा आपका अमीबा, और दूसरा आपका पैरामीशियम, ठीक है। आपको सब चित्र देख लिया, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपका है 2.4 में कवक, 2.4 चित्र 2.4 देखेंगे आप अपने किताब में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, और यहाँ पर आपका है ये कवक एस्परजिलस, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर 2.5 में आपको विषाणु दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह के विषाणु, हमारे जो वायरस हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। अब चित्र देखने के बाद हम देखेंगे 2.2 सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव है उनका आवास कहाँ है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, अर्थात कि जो सूक्ष्म जीव है एक कोशी भी हो सकते हैं अथवा तो बहुकोशी भी हो सकते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी जो गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह ठंडी, शीत में, उष्ण या किसी भी जो भी स्थिति में, परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, आप जीवन जी सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं। ये बर्फीली शीत से, गर्म स्रोत, मरुस्थल, दलदल वाली जो जगह होती है, मनुष्यों में, जंतुओं में, यहाँ पर इनका आवास होता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। तो कुछ प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरे अन्य सजीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अब 2.3 देखेंगे, सूक्ष्म जीव और हम। अब सूक्ष्म जीव और हमारे में जो क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे इस पैराग्राफ में।
तो हमारा देखेंगे सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु हैं, तो उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे जीवन में। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर में रोग का कारण बन सकते हैं। आइए हम विस्तार में इसका अध्ययन करें। अब देखेंगे इसमें मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो उपयोगी हैं, उन सूक्ष्म जीवों की बात हुई है। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि दही, ब्रेड, केक बनाने में क्या होता है, सूक्ष्म जीव का जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। उनके द्वारा क्या होता है, दही, ब्रेड, केक इत्यादि वो सभी वस्तुएं जो होती हैं हमारी खाद्य पदार्थ की, वह बनाई जाती हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट यानी जो सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुछ जो वस्तुएं होती हैं, सब्जियों के छिलके, जंतु के जो अवशेष होते हैं, उनके मृत शरीर होते हैं, छोटे मोटे जो जंतु होते हैं, उनका क्या होता है, जो ज़मीन है उनमें क्या होता है, अपघटन होता है जीवाणुओं द्वारा, और क्या करते हैं, हानि रहित, जिनसे हमें हानि ना हो ऐसे पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो जो मृदा है उसकी उर्वरकता, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता, उपजाऊपन की वृद्धि करने में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी में जो है उर्वरकता की में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन में स्थिरीकरण होता है। अब देखिए दही एवं ब्रेड का बनाना। दही और ब्रेड तो आप जानते हैं। ठीक है, तो दही और ब्रेड का बनाना क्या, तो आप देखेंगे कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमने पहली की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, दूध को, जो दूध होता है उसको क्या करते हैं, दही में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए पहेली के मन में एक सवाल आया है, हमने अपनी माँ को गर्म यानी गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है, हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों। ठीक है, तो जो गर्म दूध होता है इसमें थोड़ी सी मात्रा आप अगर दही की मिला रहे हैं तो क्या होता है, वो जो पूरा दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो हम देखेंगे, चलिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो आपको ये चीज़ जो है लैक्टोबैसिलस, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपका है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, तो जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। ठीक है, तो जो इडली होती है, भटूरे होते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण संघटक है दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जैसे जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। ठीक है, तो जो जीवाणु एवं यीस्ट होते हैं वो चावल के आटे में किण्वन में सहायता करते हैं, जिसमें जो है हमारा इडली और डोसा बनता है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, हमारा इडली और डोसा बनता है। और उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप 2.3 पढ़ेंगे। 2.3 में देखेंगे हम एक बर्तन में आधा किग्रा 1/2 यानी आधा किग्रा आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको,
इसमें थोड़ी मात्रा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया। ठीक है, तो आपने ये प्रक्रिया करने के बाद आप क्या देखोगे, जो गूँथा हुआ जो मैदा था, आटा था, वो आपका क्या हुआ, उसके जो आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए पहले क्या आपको ये है, पहले आपको इस तरह से दिखाई देगा, आपने गूँथ के रख दिया उसमें यीस्ट पाउडर मिला के, तो क्या होगा, उसका आयतन में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये सब किस कारण से हुआ, सूक्ष्म जीव के कारण हुआ। अब आगे देखेंगे, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्पादित करता है। तो जो यीस्ट क्या करता है, बहुत ही शीघ्रता से क्या करता है, जनन करता है और श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जैसा मैंने आपको चित्र 2.6 में बताया था। ठीक है, चित्र 2.6 मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या होता है, जो मैदा होता है, खमीर वाला मैदा होता है, क्या होता है, उसका आयतन बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अब वाणिज्यिक रूप से किस तरह से उसका उपयोग होता है हम देखेंगे। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर अल्कोहल होती है, जो शराब होती है, क्या होती है, एसिटिक एसिड के उत्पादन में क्या होता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा क्या होता है, अल्कोहल और शराब का उत्पादन होता है। अब देखेंगे हम क्रियाकलाप 2.4 में देखेंगे 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच क्या करना है, आपको चीनी घोलना है, मिलाना है। उसमें क्या करना है, आपको आधा चम्मच यानी 1/2 भाग जो है चम्मच यीस्ट पाउडर डालना है। फिर उसमें आपको 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक के रखना है। अब विलयन को सूंघ कर देखना है। ठीक है, यह गंध काय की आपको है, अल्कोहल की है। जो गंध आपको आएगी क्या की, अल्कोहल की गंध है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना। अब जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया है, क्या कहलाएगी, हमारी किण्वन। जो आपको ये चीज़ ध्यान से सुननी है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे किण्वन जो है उसका खोज किसने की थी, हमारे लुई पाश्चर। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857, ठीक है, 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की। अब देखेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या है, तो किस तरह से औषधीय रूप है, उपयोग है उसके। तो देखेंगे अब हम, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ठीक है, तो आप देखा होगा आपने, जो आप बीमार पड़ते हैं तो जो आपको डॉक्टर जो देते हैं पेनिसिलिन का इंजेक्शन, वो क्या होता है, वो क्या कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल, जो भी आपको इंजेक्शन जो भी आपको डॉक्टर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो औषधीय रूप में जो है सूक्ष्म जीव के क्या है, स्रोत हैं। बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और उनकी जो वृद्धि है, उनकी वृद्धि क्या करते हैं, रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो औषधि है वो हमारी क्या है, प्रतिजैविक अथवा तो एंटीबायोटिक। आप देखेंगे आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन।
सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। अब देखेंगे हम जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हमारी जो भी हैं ये प्रतिजैविक क्या है, उनका क्या करते हैं, उत्पादन किया जाता है, सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके उनका प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है, जो अनेक प्रकार के रोगों के से लड़ने के लिए क्या करते हैं, चिकित्सक उपयोग में लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जो है जो तस्तरी थी उनमें हरे रंग की फफूंद यानी छोटे बीजाणु देखे, और उन्होंने क्या पाया कि जो ये फफूंद है वो क्या करते हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, पेनिसिलिन का निर्माण हुआ, फफूंद द्वारा क्या किया गया, पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो पशु आहार है, पशु का जो भोजन होता है, कुक्कुट आहार, उसमें भी क्या होता है, प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीव का संचरण रोकता है। ठीक है, तो इसका जो है उपयोग क्या करता है, पशुओं में जो है सूक्ष्म जीवों का संचरण अर्थात कि जो फैलना है क्या करता है, रोकता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो कुछ पौधे होते हैं उनमें रोग के नियंत्रण के लिए भी प्रतिजैविक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुखाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। अर्थात कि आपको जब आपके लगे कि आपको आपके शरीर में बीमारी हो, तभी आपको क्या होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से प्रतिजैविक दवाइयों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आप बिना किसी बीमारी के आप दवा लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी बीमार पड़ेंगे, आपके शरीर में रोग उत्पन्न होगा, तो ये क्या होगा, प्रतिजैविक क्या होगी, आपके लिए उपयोगकारक नहीं होगी, अर्थात कि आपके शरीर में जो है काम नहीं करेगी। और जो सर्दी, जुकाम और फ्लू वगैरह जो भी बीमारी है वो प्रतिजैविक क्या करेगी, उसमें प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि क्या है, ये रोग क्या है, विषाणुओं द्वारा यानी वायरस द्वारा होता है। चलिए अब हम देखेंगे वैक्सीन। वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, जो टीका है, हम बचपन में देखा होगा, लगाया है आप लोगों ने। तो पहली जानना चाहती है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो बचपन में आपको भी टीके लगे होंगे, तो वह बचपन में जो टीके हैं बच्चों को, शिशु को क्यों लगाया जाता है, चलिए तो हम देखते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वहाँ सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। ठीक है, तो जो है, जब हमारा जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर के अंदर दाखिल होता है, तो क्या करता है, जो है उससे लड़ने के लिए क्या करता है, शरीर प्रतिरक्षित क्या करता है, उत्पन्न करता है।
और हमारे शरीर को क्या होता है, स्मरण होता है, याद होता है कि वहाँ पर सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः दोबारा यानी प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश कर रहा है, तो उससे किस प्रकार लड़ना चाहिए। अतः यदि वित्त अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, सदा के लिए हमारी क्या करती है, रोगों से सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका जो है हमारा वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, श्रय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जो है जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। जो भी आपकी बीमारी है, हैजा, श्रय, चेचक तथा हेपेटाइटिस, ये सब है हम जो है आने वाले अगर भविष्य में आपको बीमारी ना हो तो हम क्या करते हैं, ये टीके द्वारा हमसे रोका जा सकता है, रोक सकते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो जो है एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, चेचक के लिए 1798 में 1798 में चेचक के टीके की खोज की। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपके टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में टीकाकरण के विज्ञापन यानी पल्स पोलियो देखे होंगे। ठीक है, तो आपको टीवी में, न्यूज़ में आपको ये सब जो भी है टीकाकरण के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती होगी। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो आजकल क्या किया, सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, टीके का उत्पादन बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से हम बचा सकते हैं। अब देखेंगे मिट्टी में उर्वरकता में वृद्धि। मिट्टी में जो उर्वरकता है, उपजाऊपन में वृद्धि सूक्ष्म जीवों द्वारा किस प्रकार होती है वो हम इसमें देखेंगे। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल चित्र 2.7 में बताया गया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैसा जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन यानी 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। बट जो वनस्पतियाँ होती है, जो पौधे होते हैं, क्या करते हैं, वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करते हैं, उनको लेते हैं और उनका संवर्धन करते हैं। फिर इस तरह क्या होता है, जो मृदा होती है उसमें इनका क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जिसे हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। अब देखेंगे चित्र 2.7 जिसमें आपको नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया हरे एक नीले हरे शैवाल। ठीक है, तो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा किस तरह होता है। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुजों और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों एवं बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसका निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद्य में परिवर्तित हो गया। पहली और बुजो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो आप जो पहली और बुजो उनके अन्य जो मित्र हैं, विद्यार्थी मित्र हैं,
और घर एवं बगीचों की पत्तियां एवं फलों के जो भी कचरे वगैरह हैं, कूड़े करकट हैं, उनको इकट्ठा करके क्या किया उन्होंने, गड्ढे में डाल दिया है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, उन्हीं सब जो भी कचरे हैं उनका विघटन हो जाता है। वो विघटन होने के बाद क्या होता है, जो कचरा था वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो खाद में किस तरह परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये जो है सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, जो खाद, जो कचरे हैं सब्जी के, फल के, या फिर आप कोई जीव जंतु का अवशिष्ट कोई भी है, मृतदेह है, क्या करते हैं सूक्ष्म जीव, क्या करते हैं उनको अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद क्या करते हैं, उन्हें खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, वो जो भी कचरे होते हैं उनका विघटन होता है और वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं। क्रियाकलाप आप 2.5 देखेंगे, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए एवं बी में चिन्हित करना है, ठीक है। आपको 2 गमले लेने हैं, उसमें आपको एक को ए नाम देना है, दूसरे को बी देना है। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए, ठीक है। आपने ए में क्या किया है, पौधे का कचरा लिया है, और बी में आपने पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें या प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर लीजिए। इन्हें आप क्या करना है, उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह के बाद आपको चेक करना है, ठीक है। आपको क्या प्राप्त होगा आप देखेंगे आगे। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे गमला ए है, जो हमारा गमला ए था जिसमें हमने पौधे के जो है पौधे के क्या किए थे हमने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पौधे के कचरे क्या किए थे, भरे थे गमला ए में। अपशिष्ट का विघटन हो जाता है, जो पादप है अपशिष्ट का क्या होता है, विघटन हो जाता है। ये कैसे हुआ, सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, उस पादप का अपशिष्ट का क्या करता है, अपघटन करता है और उसे खाद में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो जो गमले बी में हमारी जो भी सभी वस्तुएं थी उनमें कोई भी आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं ये सभी वस्तुओं पे क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते, कोई भी क्रिया करके उनको खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप एवं कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। आपने अक्सर अब देखा होगा कि जो मृत जीव होते हैं, आपने देखा होगा जानवरों को, छोटे जीवों को, क्या होगा, सड़ते हुए पादपों को, कभी कभी क्या होता है जंतुओं को देखा होगा, कुछ समय तक आपको दिखाई देंगे, फिर उसके बाद वो क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात कि वहाँ से गायब हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। वो क्यों, क्या करते हैं वो वहाँ से विलुप्त क्यों जाते हैं? इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या करते हैं, जो मृत जैविक अवशिष्ट किसी जीव का मृत जैविक अवशिष्ट अथवा तो कोई भी वनस्पति, सड़े हुई वनस्पति पादप क्या करते हैं, उन्हें अपघटन करते हैं, सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, जंतुओं द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थों में, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया गया है, उनको क्या करते हैं, जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का न्यूनीकरण करने के लिए हमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं सभी जो भी सड़ी हुई पादप वनस्पतियाँ अथवा तो मृत देह जीवों के, उनका अपघटन करके क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। अब 2.4 में देखेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हमारे लिए आप देखेंगे हमारा
जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से हमारे शत्रु हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं, जैसे अभी तो हमने देखा लाभदायक, अब हानिकारक किस प्रकार है हम देखेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे उपयोगी भी थे और कुछ जो हैं हमारे लिए हानिकारक भी हैं, जो मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं जंतुओं में, वो क्या कहलाते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहलाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, भोजन, जो खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं, संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे हम। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में रोग उत्पन्न किस प्रकार होता है, तो सूक्ष्म जीव किस तरह प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो श्वास द्वारा, हम श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। पेय यानी जो पानी पीना, जो भी पेयजल होता है, पानी जो भी पीने युक्त पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, उस प्रकार से क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, आप उसके संपर्क में जाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर भी क्या होता है, वह उसका संचरण उसके जो व्यक्ति का जो बीमारी है, जैसे विषाणु वाला, वायरस वाला बीमारी हुई, उसको जुकाम, खांसी या कोई भी अन्य विषाणु वाली बीमारी हुई, तो क्या होगा, उसके संपर्क में जाने से क्या होगा, वो भी बीमारी हमें हो सकती है, हमारे शरीर में क्या हो सकता है, वो रोग उत्पन्न हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसा रोग जो क्या है, संक्रमित व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, वो किस तरह से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो कैसे, वायु, जल, भोजन और जो कायिक संपर्क द्वारा क्या होता है, फैल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, संचरणीय रोग कहलाता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ठीक है, अब जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदे के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी जो विषाणु हैं वो वायु में आ जाते हैं। यह वायरस क्या होते हैं, श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति बीमार है, उसे सर्दी जुकाम या जैसा कोई अन्य बीमारी है, वो अगर उसको सर्दी है, अगर वो छींक रहा है तो क्या होगा कि छींक के साथ क्या होती है, सूक्ष्म जो बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, वायु में फैल जाती हैं और इसके द्वारा क्या होता है, वो हम जब सांस लेते हैं तो वो वायरस है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर में रोग का कारण बन सकता है। अब मुझे जानना चाहता है तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। ठीक है, तो संचरणीय रोग हैं, आप किस तरह से उसका रोकना या रोक सकते हैं, किसी फैलने से, हमारे शरीर में फैलने से रोका जा सकता है। तो पहली देखिए, यहाँ पर पहले कुछ बताना चाहती है, हमें छींकते समय अपने मुंह पर, नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तत्व यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सर्दी जुकाम या कोई बीमारी है तो क्या करना चाहिए, छींकते समय, खांसते समय आपको मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका जो बीमारी है अन्य किसी व्यक्ति को ना हो, वायु में वो जो बीमारी के वायरस से ना फैले। अर्थात तो दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हमें जो, अगर आपको पता है कि वो व्यक्ति को ये बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए, पर्याप्त दूरी उस व्यक्ति से रखनी चाहिए। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम उस संचरणीय रोग को फैलने से रोक सकते हैं। अब आगे देखेंगे,
कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट एवं जंतु, ठीक है, जो छोटे जंतु होते हैं, कीट होते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक, यानी कि रोग वाहक अर्थात कि वो क्या करते हैं, बीमारी को इधर उधर फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। घरेलू मक्खी, मक्खी को जानते हैं आप, क्या करती हैं, ये भी क्या कर एक है रोग वाहक जंतु है। ये क्या करती हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीवों क्या करती हैं, फैलाने का कार्य करती हैं। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। ठीक है, तो मक्खी को आपने देखा होगा, जो है कूड़े कट जो गंदे अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती है, जंतुओं के मरे मृतदेह पर बैठती है। उसके बाद वहाँ से बैठने के बाद जो है उसके जो रोगाणु होते हैं, जो गंदी वस्तु के रोगाणु होते हैं, क्या करते हैं, उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। ठीक है, वो मक्खी उड़ने के बाद क्या करती है, आपके भोजन पर आके बैठ जाती है। तो उससे क्या होता है, जो है सूक्ष्म जीव का जो है क्या होता है, रोगाणु का स्थानांतरण होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके से बीमार पड़ने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो भोजन है, संदूषित भोजन है, वो व्यक्ति जो भी व्यक्ति करेगा वो क्या होगा, बीमार पड़ सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा यानी एनोफ्लीज चित्र 2.8 में आपको मैं दिखाने वाली हूँ नीचे। मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू का वायरस वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, मलेरिया और डेंगू को किस प्रकार फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चित्र 2.8 में देखें, यहाँ पे आपको मादा एनोफ्लीज मच्छर का चित्र यहाँ पे दिखाई दे गया है। ठीक है, अब देखिए पहली क्या कुछ बताना चाहती है आपको। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। ठीक है, तो जो आसपास आपके पानी एकत्रित होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मच्छर जो है, मच्छर क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। मच्छर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न होगी। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पानी भी कहीं भी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत समय तक अगर पानी कहीं पर जमा है, इकट्ठा है, तो वहाँ पे हमें सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, अगर पानी बहुत समय तक कहीं इकट्ठा है, रुका हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं और मच्छर बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हमें मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके आसपास स्थान हो, आपको सफाई रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उन्हें सूखा रखना चाहिए, शुष्क रखना चाहिए, जिससे क्या हो, मच्छर ना पनपे। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। यहाँ पे सारणी 2.1 में मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ठीक है, यहाँ पे आपको मानव रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका क्या है और उसके बचाव के उपाय आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है क्षय रोग, ये जीवाणु द्वारा होता है, इसका संचरण का तरीका वायु द्वारा होता है। फिर आपका खसरा, ये वायरस द्वारा होता है, इसका संचरण का तरीका है वायु द्वारा। फिर आपका है चिकन पॉक्स, ये क्या है, वायरस द्वारा होने वाला सूक्ष्म, ये क्या है, वायरस द्वारा है। ठीक है, ये वायु तथा सीधे संपर्क से हो सकता है आपको। और आपका है पोलियो, ये भी क्या है, वायु द्वारा वायरस है, ये वायु एवं जल द्वारा होता है। ठीक है, तो आप बचाव के उपाय देख लेंगे हम। बचाव, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रहना चाहिए। ठीक है, तो दूर रहना चाहिए रोगी व्यक्ति को, बाकी जो भी अन्य व्यक्ति हैं उनसे दूर रहना चाहिए। रोगी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। अब दूसरा देखिए नीचे, यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हैजा, ये जीवाणु द्वारा होता है और इसमें जो संचरण का तरीका क्या है, जल और भोजन द्वारा होता है।
और फिर टाइफाइड ये जीवाणु द्वारा होता है और ये किस तरह जल द्वारा फैलता है। इसका बचाव है व्यक्तिगत स्वच्छता अथवा एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण। अब यहाँ पे दिया है आपको हेपेटाइटिस ए, ये वायरस द्वारा होता है और इसका संचरण का तरीका जल द्वारा है। उसका उपाय आपको उसके बचाव का तरीका है उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण। आपका नीचे दिया गया है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बीमारी, इसका जो वायरस है जो ये किस प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है, ये मच्छरों द्वारा फैलता है, संचरण होता है। इसका जो बचाव का उपाय है मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें, ठीक है। तो इस तरह से क्या है मानव रोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं और किस तरह से उसमें सूक्ष्म जीव दिए गए हैं, संचरण का तरीका बताया गया है और बचाव के उपाय जो सामान्यतः आपको करने चाहिए। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में हमने देख लिए, दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु क्या हैं, किस तरह होते हैं, किस प्रकार फैलते हैं, वो हम जानेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, ठीक है। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग का कारण नहीं परंतु जो दूसरे जीव हैं उनमें भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है एंथ्रेक्स जो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है, और जो गाय में जो मुंह का रोग है वो वायरस द्वारा होता है। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट कोच उन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जिसका जो कारण है क्या है, रोग एंथ्रेक्स रोग कारक है। अब देखेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव उनके बारे में जानेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सभी आपको चीज़ें दी गई हैं गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब जो भी है ये पौधों में क्या है सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न कर सकते हैं। रोग उत्पन्न होने के बाद क्या हो सकता है, इनकी उपज में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, इनके उत्पादन में कमी हो सकती है। अगर फसल खराब होगी, ठीक है, उत्पादन नहीं होगा ठीक से तो क्या होगा, नुकसान होगा। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो हम तालिका 2.2 हम आगे देखेंगे जो पादप के रोग जिसमें दर्शाए गए हैं। उससे पहले हम देखेंगे कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। जो कुछ रसायन जो होते हैं, रसायन आप जानते होंगे जो किसान लोग उपयोग में लेते हैं, इनका उपयोग करके जो है सूक्ष्म जीवों को में होने से पौधों में होने से रोका जा सकता है। अब देखेंगे सारणी 2.2 जिसमें आपको दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा था, मनुष्य में देख लिया, ठीक है, मनुष्य में होने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग। अब हम देखेंगे पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग होते हैं और कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका संचरण का तरीका क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है पादप रोग में आपको नींबू कैंसर, ठीक है। आपको सुनने में तो अटपटा लगेगा नींबू कैंकर, ठीक है। नींबू कैंकर ये जीवाणु द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका क्या है, वायु द्वारा है, ठीक है। और आपको देखेंगे गेहूं की रस्ट यह कवक द्वारा फैलती है, कवक सूक्ष्म जीव द्वारा होती है और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज, ठीक है। अब नीचे देखेंगे भिंडी की पीत,
भिंडी की पित्त यह वायरस सूक्ष्मजीव द्वारा होती है, और इसमें संचरण का तरीका कीट यानी कीड़ों द्वारा हो सकता है। इन सभी का जो है, इन सभी का फैलने से इन सभी को जो भी है सूक्ष्मजीव, इनको नुकसान ना दे, पौधों को नुकसान ना करे, इनको संचरण को रोकने के लिए इनमें रोग उत्पन्न होने को रोकने के लिए क्या किया जाता है, और किसान है ना रसायन का छिड़काव करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। ठीक है, तो बूझो ने क्या किया, पार्टी में खाना खाया, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाए, फिर घर आने के बाद उसे उल्टी होने लगी, वमन होने लगा। अब डॉक्टर ने बताया कि उसे क्या है, फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन का कारण है। ठीक है, अब पहली क्या है, पहले को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। ठीक है, तो जो भोजन है विष कैसे बन सकता है, बूझो को वमन क्यों हुआ भोजन करने के बाद, तो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मक्खी होती है वो भी क्या करती है, भोजन में रोग कारक होती है, भोजन को क्या करती है, रोग वाहक होती है, वो भी क्या करती है, भोजन को संदूषित करती है। और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा भी क्या होता है, भोजन संदूषित होता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, अर्थात कि विष भरा बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हमें भोजन को संदूषित होने से बचाएं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए। हमें बहुत भयंकर बीमारी भी हो सकती है, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है संदूषित भोजन खाने से। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें संदूषित भोजन खाने से बचना चाहिए, अथवा तो हमें भोजन को संदूषित होने से रोकना चाहिए। अब हम देखेंगे 2.5 खाद्य परिरक्षण। खाद्य का परिरक्षण किस प्रकार करें। अध्याय एक में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो जो संदूषित भोजन है, आपका भोजन खराब हो गया है, तो क्या होगा, उसमें दुर्गंध आएगी। ठीक है, उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा, उसके रंग रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो पहेली है, उसने क्या किया, आम खरीदे और कुछ दिनों तक उसने रख दिए बिना खाए, तो वो क्या होते हैं, आम सड़ जाते हैं। परंतु जो उसकी दादी है, जो अचार बनाती है, वो काफ़ी टाइम तक क्या होते हैं, वो रखती हैं, तो ख़राब नहीं होते। ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम देखेंगे
किस प्रकार से हम खाद्य सामग्री जो है हमारे खाद्य की वस्तुएं हैं उनमें सूक्ष्म जीवों द्वारा हमें उन्हें किस प्रकार बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक उपाय देखेंगे। रासायनिक उपाय में देखेंगे हम नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। तो नमक और जो खाद्य तेल है, जो खाने में हम उपयोगी तेल का उपयोग करते हैं, सरसों तेल आप ले लीजिए, ठीक है, तो क्या करता है वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने में सामान्य रूप से उपयोगी होता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो जो नमक और हमारा खाद्य तेल है वो हमारा परिरक्षक कहलाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब देखिए नमक द्वारा परिरक्षण किस तरह से खाद्य में होता है। तो हम देखेंगे सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता है। तो जो नमक का उपयोग हम मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से यह चीज़ें की जाती है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, नमक का उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों से हम अपने खाद्य है उनकी सुरक्षा यानी परिरक्षण कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा परिरक्षण किस प्रकार होता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैम, जेली और आप ये सब जानते हैं, सभी वस्तुएं जो हैं हम इनका परिरक्षण चीनी द्वारा करते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है। चीनी के प्रयोग से क्या होता है, जो खाद्य पदार्थों उनकी जो नमी होती है उस पर क्या होती है, कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखेंगे तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तेल और सिरके द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। अब गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप दूध या पानी, आप कोई भी वस्तु क्या करते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब देखिए बूझों के मन में एक सवाल आया है, फिर से क्या है सवाल वो देखिए। थैली में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है, ठीक है। तो अब बूझों के मन में एक और सवाल है, वो जानना चाहता है कि जो दूध होता है थैलियों में आता है तो वो संदूषित क्यों नहीं होता। तो उसकी माँ ने क्या बताया कि यह पाश्चरीकृत है। अब पाश्चरीकरण क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। इसे पाश्चरीकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि पाश्चरीकरण जो दूध होता है उसको आपको 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करना है, गर्म करना है, फिर उसको आपको एक ठंडा करना है और उसका भंडारण करना है। इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है वह रुक जाती है। और इसकी जो खोज लुई पाश्चर ने की थी, ये जो पूरी प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाती है, पाश्चरीकरण कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि पाश्चरीकरण होता क्या है।
आगे देखेंगे हम भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग में आजकल मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। ठीक है, तो वायुरोधी सील द्वारा क्या किया जाता है, पैकेटों में क्या कहते हैं बेचे जाते हैं, जिससे क्या होता है सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा प्राप्त होती है। अब 2.6 देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे यानी जो दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेब, मटर, जो एक सहजीविता कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम आगे अगले भाग में समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र 2.9 में लेग्यूम पौधों की जो जड़ें ग्रंथिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, नीचे की ओर। ठीक है, अब देखेंगे 2.7 नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, आपको मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करवाई है कि वायुमंडल में सबसे जो गैस है वो हमारी नाइट्रोजन गैस है, जो 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णरहित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो वायुमंडल में से जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। वो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करते हैं, अपघटन करने के बाद ही अपने अंदर क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं नाइट्रोजन का। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, जो नीले हरे शैवाल होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं मिट्टी द्वारा क्या करते हैं, जड़ तंत्र में इसका उपयोग करते हैं, जड़ तंत्र द्वारा इसका उपयोग करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में भी करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु, जो पौधे पर निर्भर होते हैं जंतु, उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनीय यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10 में आपको बताऊंगी मैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अवशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो जो पौधे और जंतुओं का मृत्यु के बाद क्या होते हैं, जो उनका अपशिष्ट होता है वो क्या करते हैं, मिट्टी के उपस्थित जो जीवाणु और कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनीय यौगिक को या नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। तो कुछ जीवाणु होते क्या करते हैं, नाइट्रोजनीय यौगिकों को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, जो वायुमंडल में वापस क्या होती है, चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इस तरह से क्या होता है, जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन की मात्रा इस प्रकार से क्या होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिए गए नाइट्रोजन चक्र का। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एक एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिक को क्या करता है, में परिवर्तित करता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो है पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं। फिर नाइट्रोजन द्वारा तड़ी द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। फिर
जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी द्वारा पौधों द्वारा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और जंतुओं द्वारा पौधों को खाना देते हैं और उत्सर्जन एवं जीवों में मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा आपको नाइट्रोजन चक्र चित्र 2.2 में 2.10 में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमुख शब्द है आपको पढ़ लेने हैं और हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं किस तरह से हमने। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव है हमने नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म जीवों के आवास स्थान हमने देखे, सूक्ष्म जीव किस तरह के होते हैं, हमारे लिए किस तरह हानिकारक है, किस तरह से लाभदायक है, पादपों में और मनुष्यों में किस प्रकार जो है सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं हमने देखी। और आपको जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं आपको होमवर्क में करने रहेंगे, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, प्रश्न नंबर 2 में आपको सही शब्द के आगे मार्क करना है, सही का निशान करना है। ठीक है, प्रश्न 3 में आपको कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 यानी कॉलम 1 के जो है आपको मैचिंग करना है। ठीक है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्म जैसे यंत्र की सहायता होती है क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 में देखिए सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो आपको मैंने सबसे फर्स्ट पेज पर आपको चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही आपको दिखाया था मैंने कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, वो कौन से हैं आपको उनके बारे में बताना है, लिखना है और उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम भी आपको दिए गए हैं चैप्टर में। प्रश्न नंबर 7 में हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको कोई भी 10 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं सूक्ष्म जीव। आप खाने में ले लीजिए, भोजन में, खाद्य सामग्रियों में, अथवा तो आप ले सकते हैं कि रोगों को नियंत्रण के लिए औषधियों में, इस तरह से आपको 10 पंक्तियाँ उनके बारे में उपयोगी 10 पंक्तियाँ लिखनी है। और प्रश्न नंबर 8 में आपको दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा आपको किस प्रकार से हानि होती है उनका आपको संक्षिप्त विवरण लिखना है। प्रश्न नंबर 9 में आपको प्रतिजैविक क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिजैविक जो आपकी थी, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए जो प्रतिजैविक थी आपको मैंने बताया था, उनकी जो सावधानी आपको बताई थी कि आपको आवश्यकता पड़े आपके शरीर में जब रोग हो तभी ये वस्तु लेनी, आपको प्रतिजैविक लेनी चाहिए, अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको इस स्वाध्याय के प्रश्न आपको होमवर्क में करने रहेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ठीक है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु जो है कंप्लीट होता है। आपको इसके स्वाध्याय के जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, आपको अपने नोट में लिखने रहेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।